बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, 9 मई के वाकयात, गैर मुल्की एजेंसियां किस हद तक इसमें मुलव्विस थी और इसके ताने बाने इमरान खान से क्यों जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बयानिया हुकूमत का क्या उनके गले पड़ जाएगा और पाकिस्तान की 70% अवाम जो इमरान खान के साथ खड़ी है, सर्वेस के मुताबिक क्या इस बयानिए को तस्लीम करेगी। ये एजेंसियां कौन सी हैं और माजी में हमारे सियासतदानों को किस किस्म की सपोर्ट हासिल रही गैर मुल्की एजेंसियों से, इसकी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 2 खाली नशिस्तें 14 जून को एक इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है और 2 नए जजेस जो तैनात होंगे, इनका ताल्लुक किस कबीले से है। क्या ये कबीला सियासी है या फिर ताकतवर हलकों का, और इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यहां से अगले 2 वर्षों में जो फैसले होंगे वो तमाम ए पॉलिटिकल नहीं बल्कि इंतहाई पॉलिटिकल होंगे। और ये भी आपको बता दें कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब क्या करने जा रहे हैं, इसकी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, ये जो पंजाबी जजेस वर्सेस पठान जजेस है, इसमें जीत किसकी होगी और क्या ऐसे फैसले असरअंदाज होने पर अगर हम जो मुहर्रकात हैं उनका जायजा लें तो क्या ये भी उसमें एक फैक्टर है। पंजाबी जजेस वर्सेस पठान जजेस, इसका भी अहाता करेंगे आज के नशिस्त के अंदर। और फिर बिलावल जरदारी साहब जो चीख चीख कर कह रहे हैं ना कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हम पिछले 70 बरसों से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है ये भी मैं बताऊंगा आज की इस नशिस्त के अंदर, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि 14 जून को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो बुलाया गया है। और जुडिशल कमीशन के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुसरत हलाली की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर इस वक्त जो है वो गौर किया जा रहा है। जरा ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस मुसरत हलाली का नाम जो है वो तजवीज़ किया है। और जस्टिस काजी फायद ईसा ने खत में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नाम भी तजवीज़ किया था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 15 जजेस है और 2 जजेस की तकर्री होना बाकी है। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट के 2 खाली नशिस्तों का, और इन खाली नशिस्तों की जगह पर अब तैनात कौन होगा। क्या कुछ सवालात आपके सामने रख दूं कि क्या नए जज की तकर्री के बाद काजी फायद ईसा का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि 15 में से 8 जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के साथ थे। बाकी जो 7 जजेस है वो काजी फायद ईसा, और कुछ जजेस एक दो ऐसे भी हैं जो एक न्यूट्रल ओपिनियन जो है वो रखते हैं। फिर जस्टिस काजी फायद ईसा क्यों इन खाली नशिस्तों पर जजेस लाने की तगदो में मसरूफ है। क्या या ये भी सूरत हाल हो सकती है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अगर इसे रद्द कर दिया जाए और जो हालात हों उन्हें इस्तेमाल करके कहा जाए कि जनाब आपके जो तजवीज़ करदा नाम है हम नहीं मानते, और वोट और जिस तरह से जो प्रोसीजर है वो हावी आ जाए, तो फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी। क्या चीफ जस्टिस बैकफुट पर जाते दिखाई देंगे या फिर मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 खाली नशिस्तों पर नए जजेस की तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। और व्यूअर्स, आपको बता दूं कि काजी फायद ईसा साहब का पूरा जो जोर होगा वो 2 जजेस जो उन्होंने ख़त लिखकर जो कौंसिल को नाम भेजे उस पर होगा। जज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो तैनाती है ये इस ऐसे माहौल में जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात जहां पर पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान साहब को रिलीफ देती हैं, और जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उसके ऊपर समात, नैब कवानीन के हवाले से उस पर समात, और फिर अज खुद नोटिस केस जो कानून बन गया जिस पर हुक्म इम्तनाई भी दिया गया लेकिन किसी ने माना नहीं, और फिर पसे पर्दा बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो ज़ेर इल्तवा हो गए। और जब इनकी सुनवाई हो रही थी, अटॉर्नी जनरल साहब जो है कागज़ लहराते हैं और कहते हैं कि जनाब देखें एक नया कानून आ गया और इस पर तो सदर आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत भी कर दिए, पार्लियामेंट की पावर्स को बढ़ा दिया जाता है, तौहीन पार्लियामेंट के कवानीन, और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जिन पे इल्तवा भी आया, और लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो पूरी कौम के सामने है। इन हालात के अंदर
जो पठान जजेस हैं वर्सेस पंजाबी जजेस। अब ऐसे बेंच बनेंगे जिनमें आपको सिर्फ पठान जजेस जो है वो नजर आएंगे। और पठान जजेस किस किस्म के फैसले करेंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि इससे कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा पाकिस्तान की एजेंसी के हवाले से इस किस्म का फैसला नहीं देंगे जैसे कि पहले फैसले दिए, अब फैसले वही आएंगे जो कुछ लोग चाहते हैं। लेकिन ये सवाल ज़रूर मौजूद है कि जब कोई पठान जज अड़ जाता है ना, तो फिर उसको मनाना शायद इतना आसान नहीं होता जितना कि पंजाबी जजेस को मनाना था। ये मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, मैं माजी के जो रेफरेंसेस हैं, जो फैसले हैं, उसकी रोशनी में आपके सामने ये हकायक रख रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें सवाल ये भी है कि किस जज का पलड़ा भारी होगा। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो बेंचेस बनेंगे ना, वो सिर्फ मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनेंगे, एक मखसूस किस्म के बेंच बनेंगे। और ये भी मुमकिन है कि इसमें सारों की जो तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से जज नज़र आएंगे, वो जज नज़र आएंगे जो चीफ जस्टिस यानी आने वाले काजी फायज़ ईसा साहब चाहते हैं, पठान जजेस को चाहते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल भी उठाया जाएगा कि आप जस्टिस एजाजुल एहसन को क्या अपने बेंचों में शामिल करेंगे, और इसका क्या जवाब होगा। क्या मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल किया जाएगा। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है और वो सिंध में प्रैक्टिस करते रहे। फिर इसके साथ साथ जो दीगर जज साहिबान हैं, इनमें मुनीब अख्तर, माफ़ी चाहता हूँ कि मुनीब अख्तर जो हैं वो सिंध में प्रैक्टिस करते रहे हैं। मज़ाहिर नकवी साहब का जो ताल्लुक है वो गुजरांवाला से है। मोहम्मद अली मज़हर का ताल्लुक जो है वो कराची से है। आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट से आई और इनकी तैनाती के हवाले से भी एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो हमने देखा। सैयद हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं, इनका ताल्लुक भी कराची से है। जस्टिस शाहिद वहीद हैं और काजी ईसा बलोचिस्तान से हैं। और साथ वालों में यानी इनके साथ जो जजेस हैं, इनमें सरदार तारिक जो हैं वो रावलपिंडी से, मंसूर अली शाह, फिर यही अफरीदी DI खान से, अमीनुद्दीन खान जो है उनका ताल्लुक मुल्तान से है, जमाल मंदोखेल का ताल्लुक कोयटा से है, अतर बिल्ला भी कोयटा से इसमें शामिल है। अतर बिल्ला खुसूसी तौर पर इंसानी हकूक़ की ज़्यादा पासदारी करते रहे। बहुत सारे फ़ैसले जो हैं उन्होंने खान साहब की, जब उनकी नज़रबंदी जो गिरफ्तारी का मामला था, कलअदम उसे करार देने वालों में वो भी शामिल थे। और अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा चाहते हैं कि मज़ीद 2 जजेस की तैनाती के बाद मामला जो है बैलेंस हो जाए। मामला बैलेंस कोई नहीं होने, क्योंकि इन पर भी तनकीद होगी, अब मीडिया भी करेगा, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं वो भी इन पर तनकीद करेंगे। और फिर आपको ये भी याद रखना है कि जो सवालात जस्टिस उमर अता बंदयाल पर उठते रहे कि सीनियर जजेस को आपने इसमें शामिल किया या नहीं किया, अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर आप एक पठान अलायंस बनाकर बेंच जो है वो तश्कील देंगे। व्यूअर्स, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब आ जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब। और राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, वो इस वक्त ताबड़तोड़ हमले जो हैं और बहुत सारी ऐसी मायनी खेज गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने मुझे याद है कि 1 बरस पहले जब ये हुकूमत नहीं बनी थी और राना सनाउल्लाह एंड कंपनी यहाँ पर आए, तो उनसे ये सवाल हुआ था कि हो जाएगा, कर लोगे? तो उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल। तो राना सनाउल्लाह साहब का शुमार पाकिस्तान की सियासत में उन लोगों में होता है जिन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया। मॉडल टाउन के शोहदा का जो एपिसोड हुआ पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, और आज तक इंसाफ के लिए ताहिरुल कादरी साहब और ये ख़ानदान जो हैं वो दरबदर हैं। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब क्यों खामोश हैं, आज तक क्यों खामोश हैं, क्यों इमरान खान की जो सपोर्ट के लिए मैदान में नहीं आए और उन लोगों की सपोर्ट के लिए मैदान में नहीं आए, ये भी एक बुनियादी सवाल है। खान साहब के ख़िलाफ़ ये कहते हैं जी कि 2 से 3 हफ्तों में बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। इससे पहले जो सवाल किया गया और उसका जवाब ये आया ख्वाजा आसिफ साहब से कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है कुछ रोज़ में शुरू होने जा रही है। क्या पानी सर से ऊपर चला गया है? आने वाले 2 से 3 हफ्तों में क्या कार्रवाई होने जा रही है इमरान खान के ख़िलाफ़? ये भी सवाल है, इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। और फिर हुकूमती ज़हनों और इक़्तिदार की राहदारियों में क्या खिचड़ी पक रही है, और क्या इमरान खान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा? कैसे सबूतों की तैयारी हो रही है? कौन गवाही देगा या फिर गवाही दिलवाई जाएगी? पहले ख्वाजा आसिफ और अब राना सनाउल्लाह, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? इससे पहले कौन वज़ीर आज़म
मोदी समेत पूरे जहाज को शादियों में दावत पर बुलाता रहा, इसका भी कोई जवाब दे पाकिस्तान की आवाम को। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का आर्किटेक्ट इमरान खान को वो ठहराते हैं, यानी इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान ने इसका सियासी वजूद अब ख़त्म हो चुका है। ये भी वो कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो लोग पकड़े गए हैं वो सारा कुछ बता रहे हैं। अब सवाल व्यूअर्स ये है कि अगर इमरान खान का वजूद ख़त्म हो गया और तुम लोग ये वाकई समझते हो, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आज से कोई 5-6 माह पहले की बात है, जब आप नून लीग के लोगों से बात करें ना कि जनाब की चल रहा है, तो एक ज़बरदस्त किस्म की परेशानी थी कि इमरान खान को काउंटर करने के लिए किस किस्म का बयानिया बनाया जाए। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इस किस्म के एहतजाज जो होते हैं उसमें बहुत सारे गुल्लू बटों को शामिल करवा लिया जाता है जो निकाब पहन कर आए। इसमें कुछ लोग बहक गए उन लोगों के कहने के ऊपर जो इनको लीड कर रहे थे, उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से निकला, उसमें कुछ ऐसे किरदार भी थे। तो क्या गारंटी है कि अगर किसी ने पीटीआई का झंडा उठाया है वो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, कोई ऑफिशियल है, कोई ऑफिस बेरर है और वाकई वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है? ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ है ना कि वो किसी और का मोहरा हो और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी अरसे से बैठा हो। और इसकी एक बड़ी मिसाल आपके सामने वो तमाम लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर चले गए। ऐसा ही था ना, इमरान खान को इस्तेमाल करो जब तक कर सकते हो, और जब तक आपने इस्तेमाल किया आप करते रहे। जब आप इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं रहे तो आपने कहा कि यार अब तो यहाँ से कुछ नहीं मिलना, लिहाजा कश्ती जो है वो हम बदल लेते हैं। ये इशारे मिल रहे थे कि जो वो ये कहते हैं राना सनाउल्लाह कि मैंने बात की थी या तो इस आदमी का सियासी वजूद रहेगा या फिर हमारा रहेगा। ये बात बहुत पहले राना सनाउल्लाह साहब कर चुके हैं। इससे वाज़ेह ये हो गया कि आपने इमरान खान की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए कुछ वाक़यात को आप बुरी तरह इस्तेमाल करेंगे और इस हद तक इस्तेमाल करेंगे कि जिससे लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ खुश हो जाए और पॉलिटिकल एक फोर्स बनकर आप पाकिस्तान की सियासत में दोबारा आ जाए। मैं लोगों से बात करता हूँ ना पंजाब की सियासत की, तो वो अभी भी कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ का वोट बैंक और नवाज शरीफ सीटें ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार इस मुल्क के अंदर ना इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाओ, जो तैयारी कर रहे हो ना इसको बंद कर दो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाओ। धांधली की तैयारी जो हो रही है, फिर तुम्हें पता लगेगा कि इमरान खान जो है वो किस ताकत का नाम है। सर्वेस करवा लो। आज भी ये कहा जा रहा है कि एक दिन पहले असम्बली हम तोड़ देंगे और इससे हमें 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 रोज़ में आपको इंतखाबात करवाने होते हैं, और अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी ना करे और उसमें एक दिन से पहले भी अगर आप तोड़ दें तो आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएगा। और अब कहा जा रहा है कि इसी तरह का कोई काम करेंगे। तो फिर ऐसे इक़दाम क्यों किए जा रहे हैं? कौन सी मईशत 30 दिन के अंदर आप ठीक कर लोगे? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है जो की जा रही है। और वो ये भी कहते हैं, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस दिन जो कुछ हुआ यानी 9 मई को, इस पर बैरूनी एजेंसियों की सपोर्ट तो हासिल थी, इस पर हमारा हमसाया मुल्क भी है। अच्छा, ये जो बात है ना, ये इसका पीछा अब हमने इस तरह नहीं छोड़ना, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है और इसके ऊपर आप राना सनाउल्लाह साहब से ये जरूर सवाल करें कि बैरूनी एजेंसियां कौन कौन से मुल्क की एजेंसियां हैं। क्या अमेरिका CIA ने ये सब कुछ किया? पाकिस्तान की आवाम को बताया जाए। अगर अमेरिका की CIA एजेंसी ने ये सब कुछ 9 मई में के वाकयात में मुलविस थी तो फिर आपको इमीडिएट अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो आपको ख़त्म करनी चाहिए और बताया जाए पाकिस्तान की आवाम को, ये हमारा हक है, ये पाकिस्तान की आवाम का हक है कि एजेंसीज कौन सी शामिल थी जिन्होंने 9 मई के वाकयात में अपना बुनियादी किरदार अदा किया। आप ये पलंदा, और मुझे कोई शक नहीं है कि भारत ने इसे भरपूर तरीके से उनके सोशल मीडिया ने और मीडिया ने इस्तेमाल किया और किस तरह से पाकिस्तान की अफवाज को तनकीद का निशाना बनाया गया और एक रिफ्ट और इमरान खान को किस तरह क्या नाम देकर और किस तरह फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये सब कुछ हुआ, इसमें कोई राय नहीं है। और आप भारत पर जो मर्जी कहें, भारत के ऊपर आप इल्ज़ामात लगाएं, या सच हो या झूठ हो, अलग मामला है, क्योंकि भारत ये सब कुछ करता रहा है। रॉ पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व रही और हमने उनका एक जासूस भी पकड़ा, यहां तक तो ठीक है। लेकिन बैरूनी एजेंसियां इसमें, इसके अलावा कौन सी एजेंसियां शामिल हैं, ये पाकिस्तान की आवाम को बताया जाए ताकि उनके साथ ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो ख़त्म की जाएं, तमाम रवाबित ख़त्म किए जाएं। और आपको सबूत देने हैं, क्योंकि अगर सबूत ना दिए गए तो फिर आपका ये बयानिया जो है वो हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि अभी तक जो कोयटा में
वकील का कत्ल था वो भी आप लोग अभी तक साबित नहीं कर सके कि इसमें इमरान खान का एक बुनियादी हाथ है। और जितने आप केसेस कर रहे हैं ना, ये और ज़्यादा मुज़ायका खेज जो है वो बात होती जा रही है। और फिर ये भी कहते हैं कि इसे हमारा हर दुश्मन मुल्क सपोर्ट करेगा। इस मुल्क में अफरा तफरी लाने, इस मुल्क की फ़ौज को तकसीम करने और इस मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमला करने में जब एक आदमी मावन साबित होगा, इसको दुश्मन एजेंसियाँ तो सपोर्ट करेंगी। अब साबित करें, ये भी साबित करें कि इमरान खान मुलविस था, और ये भी साबित करें कि गैर मुल्की एजेंसियाँ उनके नाम लेकर बताएं। अगर आप इमरान खान का नाम लेने से नहीं डरते, जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी रहा, आपका पॉलिटिकल हरीफ है, तो आप फिर दुश्मन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? जिसका आप बार बार कह रहे हैं कि दुश्मन इन्वॉल्व था, तो डरते क्यों हो, बताओ। और जिन लोगों ने शोधा की यादगारों की बेहुरमती की, आर्मी तनसीबात पर हमला किया, ये मुजरिम तो हैं, लेकिन इन लोगों को बहकाया गया, इनकी जहन साजी की गई, इनके पहले से मनसूबाबंदी थी। यहां तक भी था कि कौन क्या करेगा, कौन राब्ता करेगा, कौन इकट्ठा करेगा, कौन लेकर जाएगा, सारी चीजें तय थी। जो लोग पकड़े गए वो सारा कुछ बता रहे हैं। जो लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस का वाकया है, इसमें यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, हमाद अजहर और 10-12 लोग मुलविस हैं। अदालत आपकी इस बात को नहीं मानती। यास्मीन राशिद को जो है वो बरी कर दिया गया है। जाकर पहले अदालत से मनवाएं और क्वालिफाई करवाएं कि अदालत जो है वो क्या कहती है। ज़मान टाउन में जो मनसूबाबंदी हुई, यानी ज़मान पार्क में जो मनसूबाबंदी हुई, जो लोगों के नाम रजिस्टर्ड हो रहे थे, जिन लोगों को पेट्रोल बम बनाए सिखाए जा रहे थे, इस पर भी आपको बाकायदा जो है नाकाबिल तरदीद शवाहिद लेकर आना चाहिए। क्योंकि होता पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी को पकड़ कर कोई बयान लेते हैं ना, तो अदालतें उन बयानात को नहीं मानती। यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के कितने 100 के करीब लोग मौजूद थे जिनने कहा कि मुलविस हैं, और क्या क्या किसके नाम पर वो करते रहे। क्या बना उनका? कुछ नहीं हुआ। और फिर जो आप किसी को गिरफ्तार करते हैं ना और फिर बयान लेते हैं, उसकी अदालत में क्या हैसियत है, ये भी एक बुनियादी सवाल है। डार साहब ने मुशर्रफ साहब के वक्त में क्या कुछ लिख कर नहीं दिया था, लेकिन मुशर्रफ तो दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन आज उनका वो बयान जो है वक्त गुजरने के साथ वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की एक ऑडियो भी सामने आई थी। मरीम नवाज़ भारत से जो है अपने दामाद के लिए मशीनरी प्लांट मंगवाना चाह रही थी। क्या इसका भी कोई मुकदमा होगा? ये एक बुनियादी सवाल है। और व्यूअर्स, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की नवासी की शादी में कैसे मोदी ने अचानक एंट्री मारी थी। नवाज शरीफ ने जो राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई थी वो किसकी दी हुई थी, इसके ऊपर मुतज़ाद खबरें। अब मुझे नहीं पता कि वो वाकई वहाँ से आई थी राजस्थानी, या फिर इन लोगों ने खुद पहनी थी, क्योंकि इनको शौक है इंडियन फिल्मों को और इंडियन कल्चर को जो है। मुझे तो यही लगा कि पगड़ियाँ पहनकर, क्योंकि हमने हिंदी फिल्मों में ये सब कुछ देखा है। फिर ये भी बताया जाए कि काबुल में मोदी अफगान पार्लियामेंट का इफ्तिताह करते करते कैसे लाहौर पहुंच गया। वो भाईचारा था जिसकी तस्वीर आओ भगत सारे इकदामात मौजूद हैं जो किए गए मोदी के लिए। और फिर डॉन लीग्स कलदम तंजीमों के मामले पर जो इख्तलाफात सामने आए, सिविल और अस्करी क़यादत में जो सारा कुछ डॉन लीग्स में हुआ, परवेज़ रशीद को ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा, तारिक फातिमी जैसे बरतरफ हुए, उनका क्या बना, जाम सादिक, गुलाम मुस्तफ़ा खर पर भी गद्दारी के इल्ज़ामात लगे, उन्हें भी इंडियन एजेंट कहा गया, लेकिन किसी के पास कोई सबूत मौजूद नहीं थे। और फिर आपको ये बताएं कि अब एक केस जो है ना वो उज़मा खान पर भी निकाल लिया गया है। और सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत को अब ये ख्याल क्यों आया? इतना अरसा गुजर गया, हुकूमत सो रही थी, 1.5 साल आपके पास था, लेकिन एकदम से आपने कहा कि अच्छा यार एनू भी कटो, खान साहब एनू भी फाड़ लो। ये अगर वहाँ पर था, उस इलाके में मौजूद था, ज़मान पाक के आसपास रोज़ गुजरता है, इसे भी पकड़ लो। और मुतादिद इस किस्म की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पे लोगों को ज़ेरे अताब जो है वो लाया गया है। अच्छा, तफसीलात ये हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की हमशीरा और बहनोई के खिलाफ अरबों रुपए की ज़मीन धोखाधही खरीदने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक उज़मा खान ने अरबों रुपए की ज़मीन धोखाधही से सिर्फ 13 करोड़ रुपए में खरीदी। उनके खिलाफ ज़िला लिया में 5261 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इल्ज़ाम है। ज़मीन धोखाधही, फ्रॉड और जालसाजी से 2021 और 22 में खरीदी गई। डॉक्टर उज़मा खान ने शोहर अहद मजीद से मिलकर जाली जो इंतकाल होते हैं ना ज़मीन का, वो करवाया और गैर कानूनी तरीके से खरीदी गई ज़मीन डॉक्टर उज़मा ने अपने खामन के नाम की। धोखाधही खरीदे गई रकबे की मालियत 6 अरब से ज़ायद बताई जाती है। जनाब, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर आप साबित कर सकते हैं तो ठीक है, जाएं लेकर।
अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है जो सियासत.pk ने उसे शेयर किया कि महकमा एंटी करप्शन का बड़ा कारनामा इमरान खान और उनकी बहन उज़्मा खान के खिलाफ 2022 में फरवरी की 30 तारीख को ज़मीन अपने नाम कराने का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। इस पर ज़रूर कमेंट करें, चेक करें कि ये खबर ठीक है या गलत है, लेकिन व्यूअर्स घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। आखिर में मैं आपको ये जो हमारे बिलावल जरदारी साहब है, इनकी एक स्टेटमेंट है, इस पर मैंने कल भी बात की लेकिन तफसील से मैं नहीं कर सका और बात रह गई थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। आज भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। व्यूअर्स, बिलावल जरदारी साहब ने एक बयान दिया कि पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नस्लों से फौज का सियासी किरदार जो है वो ख़त्म करना चाहती है। मैंने कल भी कहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि ये समझते हैं कि आज भी पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज का एक किरदार मौजूद है, किस हद तक मौजूद है, उसकी डिग्रीज़ क्या हैं, उसका लेवल क्या है, लेवल ऑफ पेनिट्रेशन क्या है, ये इन्होंने वाजे नहीं किया, लेकिन ये समझते हैं, इनके बयान से ये तासुर ज़रूर जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि माजी में नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ साहब से डील करके आलमी ताकतें कैसे इन्वॉल्व हुई, और ये ताकत जो है ना वो पाकिस्तान को या ताकतों को जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो आलमी ताकतें या बाहर बैठे हुए लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन को, ये है फाइनेंशियल क्रंच इन पाकिस्तान। सऊदी अरब, आपको क्या लगता है कि वो किरदार अपना अदा नहीं कर रहा होगा नवाज शरीफ के मामले में? चाइना की पॉलिसी पाकिस्तान में किसकी तरफ झुकी हुई है? क्योंकि बाजवा साहब ने CPAC बंद करवाया, ये मैं नहीं कह रहा, दबे अल्फाज में एहसन इकबाल साहब कहते थे, और एहसन इकबाल साहब ने बाद में इसे तस्लीम भी किया टीवी चैनल पर आकर। तो मुद्दा यहां पर यह है कि आलमी ताकतें अपना किरदार अदा करती हैं। मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ लोगों की बात मानी, और बेनज़ीर साहिबा बिलावल जरदारी साहब की वालदा मोहतरमा वो अमेरिका में बैठकर मुशर्रफ साहब के तरले करती रही। एक फैमिली अमेरिका में मौजूद है, मैंने उस फैमिली को विज़िट भी किया और मैं इससे पहले भी ये बता चुका हूँ। मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बताया गया कि बीबी शहीद जो हैं वो किस कुर्सी पर बैठी थी और दूसरी तरफ मुशर्रफ साहब कहाँ बैठे थे, और उन्होंने क्या कहा था कि आप इन्हें कहें कि मुझे पाकिस्तान वापस आने दें। तो सियासतदान के लिए बड़ा आसान होता है कि जनाब जब वक्त पड़े तो आप इनको अपना माए बाप बना लें, और जब ज़रूरत ना हो तो आप कहेंगे जनाब ठीक है, सब कुछ इसी तरह चलता रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर मुल्क के अंदर इंतखाबात डिले हुए, और वो नहीं चाहते कि डिले हो, नून लीग चाहती है कि डिले हो क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद नहीं है, और देखना ये होगा कि क्या वो ताकतों के साथ खड़ी होगी, और ताकतें और नून लीग क्या एक पेज पर है इंतखाबात को पोस्टपोन करने के हवाले से, क्योंकि मईशत डार साहब से नहीं संभलनी। नवाज शरीफ साहब तब जब तक पाकिस्तान नहीं आते और अपना पॉलिटिकल कैपिटल गेन नहीं करते, ये मामला इसी तरह रहेंगे। और फिर दूसरी तरफ रह जाती है जनाब एक जमात पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी क्या वाकई इलेक्शन को आगे ले जाना चाहती है? क्योंकि मुझे कोई सियासी मंतक जो है उसमें नज़र नहीं आ रही। ख़बरें ये भी हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, वो कोई सऊदी अरब से आ रहा है, और उसको बाकायदा जो है, माफ़ी चाहता हूँ, UAE से आ रहा है, और उसको बाकायदा सपोर्ट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की है। और जब वो आएंगे तो सरमाया भी लेकर आएंगे, चूँकि सरमाया पाकिस्तान में होगा। फाइनेंशियली जो सिचुएशन है उसे अगर आप संभाल सकते हैं तो तभी मामलात आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हालात जो हैं वो ख़राब होंगे। तो इसीलिए एक ऐसी शख्सियत जो पैराशूटर होगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, UAE से आएगा पाकिस्तान में, इस पर बातचीत हो रही है। मोहसिन बेग साहब के साथ एक और भी पार्टी मैदान में आ गई है, और अपने वो सारे के सारे जो है ना वो कार्ड खेल रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पीपल्स पार्टी की, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इख्तलाफ पैदा हो सकता है? क्योंकि जिस तरह इन तमाम लोगों की तवज्जो इमरान खान से हटी तो फिर इनके आपस के इख्तलाफात जो हैं वो ज़रूर सामने आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।